आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की साइकोलॉजी का चैप्टर 2 जिसका नाम है मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो क्योंकि चैप्टर का नाम है मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये चैप्टर पढ़ने का मकसद क्या है। सिंपल शब्दों में, जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं यानी इंसान का बिहेवियर, उसके थॉट्स, इमोशंस या एक्शन समझने की कोशिश करते हैं, तो ये काम सिर्फ सोच के या फील करके नहीं हो सकता, क्योंकि साइकोलॉजी कोई गेस वर्क नहीं है। अब एक्चुअली में अगर आप किसी को नॉर्मली ऑब्जर्व करो, जैसे आपका फ्रेंड उदास लग रहा है या कोई क्लासमेट चुपचाप बैठा है, तो हो सकता है कि आप बोल दो इसको डिप्रेशन हो गया है या ये टेंशन में है। लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन है वो कैजुअल और पर्सनल होती है। उसमें आपका खुद का एक्सपीरियंस, मूड और सोच भी मिक्स हो जाती है। इसीलिए साइकोलॉजी के फील्ड में हम साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं, जिसमें इंक्वायरी प्रॉपरली होती है, ऑब्जर्वेशंस को एक्यूरेटली रिकॉर्ड किया जाता है और कंक्लूजन्स लॉजिकली निकाले जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि साइकोलॉजिस्ट किसी भी बिहेवियर को साइंटिफिकली स्टडी कैसे करते हैं, कौन से मेथड्स यूज होते हैं, क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं और हर मेथड की प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। अब जब हम कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट किसी बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तो इसका सिंपल मतलब सिर्फ देखना नहीं होता, उसके पीछे क्लियर गोल्स होते हैं। सबसे पहला गोल होता है डिस्क्राइब करना कि एग्जैक्टली क्या बिहेवियर हो रहा है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट बार बार हेडेक की कंप्लेन कर रहा है या क्लास में फोकस नहीं कर पा रहा, तो पहले हमें उस बिहेवियर को क्लियरली नोट करना होगा। दूसरा गोल है प्रिडिक्ट करना, यानी क्या ये बिहेवियर फ्यूचर में भी रिपीट हो सकता है। जैसे स्ट्रेस एग्जाम के टाइम पे बढ़ जाता है, तो क्या हम आगे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस सिचुएशन में स्ट्रेस फिर से आएगा। फिर आता है एक्सप्लेन करना कि ये सब जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, क्या प्रेशर ज्यादा है या कोई पर्सनल इश्यू है। अगला गोल है कंट्रोल करना, यानी अगर कोई बिहेवियर हार्मफुल है जैसे एंजाइटी या अग्रेशन, तो उसे मैनेज कैसे किया जा सकता है। और फाइनली साइकोलॉजी का अल्टीमेट गोल है अप्लाई करना, जैसे स्टूडेंट्स के स्ट्रेस को समझ के उनके लिए काउंसलिंग सेशंस या स्टडी टेक्निक डिजाइन करना। तो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का मतलब सिर्फ समझना नहीं, बल्कि उस नॉलेज को रियल लाइफ में यूजफुल बनाना भी होता है। तो अब हम समझते हैं कि साइकोलॉजिकल रिसर्च होती कैसे है, यानी साइंटिफिक मेथड की स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहला स्टेप है हाइपोथेसिस बनाना, यानी एक ऐसा गेस या अजम्पशन जो टेस्ट किया जा सकता है। जैसे मान लो आप अज्यूम करते हो कि एग्जाम स्ट्रेस स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, ये हो गया आपका हाइपोथेसिस। दूसरा स्टेप होता है मेथड चूज करना। यहां आप डिसाइड करते हो कि आप ऑब्जर्वेशन करोगे या सर्वे लोगे या एक्सपेरिमेंट करोगे। तीसरा स्टेप है डेटा कलेक्ट करना, जिसमें आप स्टूडेंट से रिस्पॉन्सेज लेते हो, टेस्ट कंडक्ट करते हो या फिर उनका बिहेवियर नोट डाउन करते हो। फिर आता है डेटा एनालिसिस करना। अब जब आपके पास डेटा कलेक्ट हो गया है, यहां आप नंबर्स और पैटर्न्स देखते हो, जैसे कि क्या उन स्टूडेंट्स ने जिनको ज्यादा स्ट्रेस था उनका परफॉर्मेंस कम हुआ, उन्होंने लो स्कोर किया। और फाइनली लास्ट स्टेप होता है कंक्लूजन ड्रॉ करना, यानी जो आपने अज्यूम किया था, आपने हाइपोथेसिस बनाया था, वो सही था या नहीं, क्या हाइपोथेसिस प्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ। ये पूरा प्रोसेस सिंपल लग सकता है, लेकिन इसी से साइकोलॉजी एक प्रॉपर साइंटिफिक डिसिप्लिन बन जाती है, जहां हर बात एविडेंस से सपोर्ट होती है, सिर्फ ओपिनियन से नहीं। तो अब तक हमने समझा कि इंक्वायरी कैसे होती है, लेकिन इंक्वायरी का टाइप क्या होगा ये डिपेंड करता है कि हम क्या समझना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी बिहेवियर के बारे में नंबर्स चाहिए, जैसे कितने स्टूडेंट्स को एग्जाम के टाइम एंजाइटी होती है या एवरेज स्ट्रेस लेवल क्या है, तो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च का यूज करते हैं, जिसमें नंबर्स होते हैं। इसमें स्ट्रक्चर टूल्स होते हैं, जैसे सर्वेस हो गए, रेटिंग स्केल्स हो गए या फिर टेस्ट स्कोर्स हो गए। इसका मेन फोकस होता है मेजर करना और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना। इस टाइप का डेटा इजीली कंपेयर और जनरलाइज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर हमें समझना है कि लोग स्ट्रेस क्यों फील करते हैं, उनके थॉट समझने हैं, इमोशन समझने हैं और डेली स्ट्रगल्स क्यों होते हैं, तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। यहाँ हम इंटरव्यूज करते हैं, केस स्टडीज करते हैं और ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसे देखते हैं। तो ये डेटा थोड़ा सब्जेक्टिव होता है, लेकिन रियल लाइफ इनसाइट्स देता है जो क्वांटिटेटिव डेटा कभी कभी मिस कर जाता है। तो दोनों टाइप्स अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, बस आपको डिसाइड करना होता है कि आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, कितना वाला क्वेश्चन या फिर क्यों वाला क्वेश्चन। तो साइकोलॉजी में सबसे बेसिक और कॉमन मेथड होता है ऑब्जर्वेशन, यानी किसी पर्सन के बिहेवियर को बस क्वाइटली देखना और नोट करना। इस मेथड का मेन आइडिया ये होता है कि आप किसी सिचुएशन में इंटरफेयर ना करें, सिर्फ देखें कि लोग नेचुरली क्या कर रहे हैं। जैसे एक टीचर ऑब्जर्व कर रहा हो कि बच्चे क्लास में कैसे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं बिना उनको डिस्टर्ब किए। और ऑब्जर्वेशन की मेनली दो टाइप्स होते हैं, नेचुरलिस्टिक और दूसरा कंट्रोल्ड। तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन रियल वर्ल्ड में होता है,
जैसे स्कूल, प्लेग्राउंड या फिर मॉल में। और इसमें बिहेवियर भी एकदम रियल होता है, लेकिन कभी कभी अनप्रडिक्टेबल भी हो सकता है। तो कंट्रोल में क्या होता है? कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन लैब जैसी सेटिंग में होती है, जहां सिचुएशन और वेरिएबल्स की क्या क्या होगा साइकोलॉजिस्ट के कंट्रोल में होता है। इसमें आप स्पेसिफिक बिहेवियर देख सकते हो, लेकिन नेचुरल फील थोड़ा सा कम होता है। क्यों? क्योंकि लैब सेटिंग में हो रहा है। इस मेथड का फायदा यह है कि आपको लोगों का रियल बिहेवियर देखने को मिलता है, स्पेशली नॉन वर्बल एक्शंस जैसे फेशियल एक्सप्रेशंस या फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर ऑब्जर्वर बायस्ड हो तो ऑब्जर्वेशन भी बायस्ड हो सकती है, और अगर कोई बिहेवियर सटल हो जैसे या फिर लाइट हो तो वो मिस भी हो सकता है। फिर भी ऑब्जर्वेशन एक बहुत पावरफुल टूल है, स्पेशली जब आप किसी सिचुएशन में नेचुरली होने वाले बिहेवियर को समझना चाहते हो। तो अब बात करते हैं साइकोलॉजी के एक और पावरफुल मेथड की, एक्सपेरिमेंटल मेथड। इस मेथड का बेसिक आइडिया ये होता है कि आप एक वेरिएबल को चेंज करते हो और देखते हो कि उसका अफेक्ट किसी और चीज पर क्या होगा। इससे आपको क्लियरली समझ आता है कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप क्या होता है। इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लो आप स्टडी कर रहे हो कि बैकग्राउंड म्यूजिक पढ़ाई के कंसंट्रेशन को अफेक्ट करता है क्या नहीं। तो आप एक ग्रुप को बिना म्यूजिक के पढ़ाई करवाओगे, ठीक है, उसे हम कहेंगे कंट्रोल ग्रुप। और दूसरे ग्रुप को म्यूजिक के साथ पढ़ाई करवाओगे, उसे कहेंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब इस एक्सपेरिमेंट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा हो गया म्यूजिक, जिसको आप कंट्रोल कर रहे हो, और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया कंसंट्रेशन या टेस्ट स्कोर, जिसको आप मेजर कर रहे हो। और दोनों ग्रुप के लोग रैंडमली असाइन किए जाते हैं ताकि फेयर कंपैरिजन हो। इस प्रोसेस को कहते हैं रैंडम असाइनमेंट। इस मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर डिफरेंस आता है तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि हाँ, म्यूजिक का इफेक्ट था, यानी ये कॉज इफेक्ट प्रूव करने का बेस्ट मेथड है। लेकिन लिमिटेशन ये है कि कभी कभी लैब कंडीशंस रियल जैसे फील नहीं होते और इंसान का नेचुरल बिहेवियर वैसा नहीं रहता। फिर भी जब भी हमें किसी साइकोलॉजिकल थ्योरी को साइंटिफिकली टेस्ट करना होता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड इज द गो टू चॉइस। तो अब बात करते हैं कोरिलेशनल रिसर्च की, जिसमें हम ये देखते हैं कि दो चीजों के बीच कोई रिलेशनशिप है या नहीं। इसमें हम किसी भी वेरिएबल को चेंज या कंट्रोल नहीं करते, बस देखते हैं कि क्या दोनों वेरिएबल्स एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या स्टूडेंट्स के स्क्रीन टाइम बढ़ने से उनकी स्लीप क्वालिटी गिरती है? अगर दोनों वेरिएबल साथ साथ बढ़ते हैं या घटते हैं तो उससे कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे अगर आप एक सब्जेक्ट को बार बार पढ़ते हो तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है ना? तो यहाँ प्रैक्टिस बढ़ने से परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है। अगर एक बढ़ता है और दूसरा घटता है तो उसे कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। जैसे स्ट्रेस बढ़ने से स्लीप रिड्यूस हो जाती है। और अगर कोई पैटर्न ही नहीं दिख रहा तो उसे कहते हैं जीरो कोरिलेशन। ये मेथड उन केसेस में यूजफुल होता है जहां एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल नहीं होता या फिर एथिकली अलाउड नहीं होता, जैसे पॉवर्टी और अग्रेशन के बीच रिलेशन स्टडी करना। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोरिलेशन का मतलब कॉजेशन नहीं होता। सिर्फ ये कहना कि दोनों चीजें साथ हो रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे की वजह से हो रही हैं। हो सकता है कोई थर्ड वेरिएबल हो जो दोनों को इन्फ्लुएंस कर रहा हो। तो कोरिलेशनल रिसर्च से हमें कनेक्शन का आइडिया मिलता है, लेकिन प्रूफ नहीं मिलता। तो साइकोलॉजी में जब हमें किसी टॉपिक पे बहुत सारे लोगों से एक साथ डेटा लेना होता है, तब हम यूज करते हैं सर्वे मेथड। सर्वे का मतलब होता है लोगों से उनके थॉट्स, ओपिनियंस या बिहेवियर्स के बारे में क्वेश्चंस पूछना। इसमें आप क्वेश्चनर्स या इंटरव्यूज का यूज कर सकते हो। क्वेश्चनर्स यूजुअली लिखे हुए फॉर्म में होते हैं, जैसे एमसीक्यूज, राइट, या फिर लाइकर्ट स्केल, जहां स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री तक रेट किया जाता है। इंटरव्यूज थोड़े डायरेक्ट हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड, डिपेंडिंग ऑन हाउ ओपन द क्वेश्चंस आर। सर्वे का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप एक ही टाइम में बहुत सारे लोगों से डेटा कलेक्ट कर सकते हो। इसीलिए ये मेथड एटीट्यूड स्टडीज, पॉलिटिकल ओपिनियंस या फिर पब्लिक बिहेवियर जैसे एरियाज में बहुत यूजफुल होता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि हर कोई ऑनेस्टली आंसर नहीं करता, या फिर कुछ लोग बस सोशली एक्सेप्टेबल आंसर्स देते हैं, और इससे डेटा बायस्ड हो सकता है। और अगर क्वेश्चनर ही पोorly डिजाइंड हो, जैसे कंफ्यूजिंग या लीडिंग क्वेश्चंस हो, तो रिजल्ट्स मिसलीडिंग भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी जब स्केल बड़ा हो और क्विक डेटा चाहिए, सर्वे मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल टूल्स साइकोलॉजिस्ट यूज। तो साइकोलॉजी में जब हमें एक स्पेसिफिक पर्सन या केस को डीपली समझना होता है, तब हम यूज करते हैं केस स्टडी मेथड। इस मेथड में हम किसी एक इंडिविजुअल या ग्रुप का बहुत क्लोज और डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे एक ऐसे बच्चे का केस जिसमें अनयूजुअल मेमोरी एबिलिटीज हो, या फिर एक ऐसा पेशेंट जिसको रेयर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो। तो केस स्टडी में साइकोलॉजिस्ट सिर्फ एक मेथड का यूज नहीं करते,
बल्कि इंटरव्यूज, साइकोलॉजिकल टेस्ट, मेडिकल रिकॉर्ड्स और डाइट ऑब्जर्वेशन सब कुछ कंबाइन करते हैं ताकि एक कंप्लीट पिक्चर मिल सके। इस मेथड का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये होता है कि आपको एक पर्सन के बिहेवियर के बैकग्राउंड, एनवायरनमेंट, पर्सनालिटी सब चीजें समझ में आ जाती हैं। इसीलिए ये क्लिनिकल या काउंसलिंग और एजुकेशनल साइकोलॉजी में बहुत यूज होता है। अब इसकी लिमिटेशन ये है कि जो आप एक केस में ऑब्जर्व कर रहे हो वो हर किसी पे अप्लाई नहीं हो सकता, और कभी कभी ऑब्जर्वर की पर्सनल ओपिनियन या बायस भी डेटा को अफेक्ट कर सकती है। लेकिन फिर भी जब टॉपिक कॉम्प्लेक्स हो या रेयर हो तो केस स्टडी मेथड आपको वो इंसाइट्स देता है जो बाकी मेथड से पॉसिबल नहीं होते। तो अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें साइकोलॉजिस्ट स्टैंडर्डाइज्ड टूल यूज करते हैं किसी पर्सन के बिहेवियर या मेंटल प्रोसेसेस को मेजर करने के लिए। जैसे आपने सुना होगा इंटेलिजेंस टेस्ट या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। इन टेस्ट का मेन एम होता है कि हर पर्सन को एक कॉमन स्केल पर असेस किया जा सके, वो भी बिना बायस के। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर करते हैं कि कोई कितना लॉजिकल सोचता है, या फिर पर्सनालिटी टेस्ट देखते हैं कि किसी का बिहेवियर किस तरह होता है, और एप्टीट्यूड या एटीट्यूड टेस्ट फ्यूचर पोटेंशियल या माइंडसेट मेजर करते हैं। इन टेस्ट की एक खास बात होती है कि ये साइंटिफिक तरीके से बनाए जाते हैं जहां रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का ध्यान रखा जाता है। मतलब सेम टेस्ट अगर अलग टाइम पे दिया जाए तो सेम रिजल्ट्स आने चाहिए, इसे कहते हैं रिलायबिलिटी। और टेस्ट जो क्लेम कर रहा है वो एक्चुअली में मेजर कर रहा है या नहीं, इसे कहते हैं वैलिडिटी। लेकिन टेस्टिंग के अपने लिमिटेशंस भी होते हैं, जैसे हर इंसान की इंडिविजुअलिटी इतनी इजीली किसी टेस्ट से कैप्चर नहीं हो सकती, और कभी कभी टेस्ट में कल्चरल या लैंग्वेज बायस भी आ सकते हैं, स्पेशली अगर टेस्ट किसी और बैकग्राउंड के लोगों के लिए बना हो। लेकिन फिर भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एक स्ट्रॉन्ग टूल है, स्पेशली जब हमें एजुकेशनल, क्लिनिकल या ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में साइंटिफिक डेटा चाहिए होता है। तो जैसा कि हमने देखा, साइकोलॉजी में इंक्वायरी काफी साइंटिफिक होती है, लेकिन इस फील्ड की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स को क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सबसे पहला चैलेंज होता है ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना। साइकोलॉजिस्ट चाहे जितना भी न्यूट्रल बनने की कोशिश करें, कभी कभी उनके खुद के बाइसेस या अजम्पशंस उनकी ऑब्जर्वेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। दूसरा लिमिटेशन होता है एथिकल इश्यूज। जब आप रियल लोगों के थॉट्स और बिहेवियर स्टडी करते हो तो आपको उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखना होता है। कॉन्सेंट लेना, उन्हें हार्म ना पहुंचाना, ये सब फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तीसरा चैलेंज ये होता है कि ह्यूमन बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। एक ही बिहेवियर कई फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होता है, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट, इमोशंस, मेमोरी, और इन सब चीजों को अलग अलग समझना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। चौथा लिमिटेशन होता है कंट्रोल का लैक, स्पेशली जब आप रियल लाइफ सेटिंग्स में रिसर्च कर रहे हो, क्योंकि सब वेरिएबल्स को कंट्रोल करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। और लास्टली कल्चरल डिफरेंसेस भी मैटर करते हैं। जो चीज एक कल्चर में वैलिड है जरूरी नहीं कि वो दूसरे कल्चर में भी सेम वे में काम करे। तो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का स्कोप काफी ब्रॉड है, लेकिन इन लिमिटेशंस को समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है ताकि हम रिसर्च रिजल्ट्स को क्लियरली इंटरप्रेट कर सकें। इस चैप्टर में हमने साइकोलॉजी के इंक्वायरी प्रोसेस को डिटेल में समझा। सबसे पहले बात की गोल्स ऑफ इंक्वायरी की, जैसे किसी बिहेवियर को डिस्क्राइब करना, प्रेडिक्ट करना, उसका रीजन समझना, कंट्रोल करना और रियल लाइफ में अप्लाई करना। फिर देखा कि साइंटिफिक इंक्वायरी का प्रोसेस कैसे स्ट्रक्चर्ड होता है। पहले प्रॉब्लम डिफाइन करना, हाइपोथेसिस बनाना, डेटा कलेक्ट करना, उससे एनालाइज करना और फिर कंक्लूजन ड्रॉ करना। उसके बाद हमने देखा डिफरेंट रिसर्च मेथड्स, जैसे ऑब्जर्वेशन जहां हम बस बिहेवियर देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड जहां एक वेरिएबल को चेंज करके कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप समझते हैं, कोरिलेशनल रिसर्च जहां दो चीजों के बीच रिलेशनशिप स्टडी होता है, सर्वे जहां लोगों के ओपिनियन या एटीट्यूड को समझते हैं, केस स्टडी जिसमें हम किसी एक इंडिविजुअल को डीपली एनालाइज करते हैं, और फाइनली साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जिसमें स्टैंडर्डाइज्ड टूल से बिहेवियर या मेंटल एबिलिटी को मेजर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमने जाना कि इन सब मेथड्स के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, जैसे ऑब्जर्वर बायस, एथिकल इश्यूज, रियल लाइफ कंट्रोल का लैक और कल्चरल बायस। ओवरऑल ये चैप्टर एक फाउंडेशन देता है कि साइकोलॉजी सिर्फ ओपिनियन नहीं बल्कि एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जिसमें इंक्वायरी का स्ट्रक्चर क्लियर होता है, लेकिन साथ ही इंसान की कॉम्प्लेक्सिटी के रिस्पेक्ट के साथ काम किया जाता है। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर, मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी।